हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। बहुत सारी चर्चाएं हम यहाँ इतिहास की कर चुके हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों का कब्जा हम पूरी तरह भारत पर करवा चुके हैं, पूरी तरह मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में। और यहाँ पे हम अंग्रेजों की नीतियों का डिस्कशन कर रहे थे। तो इन्हीं नीतियों की श्रृंखला में हम यहाँ इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि कैसे भारत में हुआ रेलवे का विकास। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, रेलवे का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है। देखिए, कुछ सकारात्मक चीजें हुई हैं इससे, कुछ नकारात्मक चीजें तो है ही। दूसरी चीज, ये रेलवे का जो विकास हो रहा है ये अंग्रेज अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। हालांकि उससे हमें भी कुछ फायदा हुआ, वो चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे आपके दिमाग में हो जानी चाहिए कि कोई भी काम अगर अंग्रेज करा रहे हैं तो पहला फायदा वो अपना देख रहे हैं, बाद में फिर भारतीयों का फायदा हो रहा है वो अलग चीज है। ठीक है। सो रेलवे का विकास कैसे हुआ? रेलवे का विकास इसके लिए देखो भैया, अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के पास हो गया धीरे धीरे पैसा, पावर पैसा हो गया बाबू भाई। सो जब इनके पास पैसा हो गया तो पैसे का क्या करोगे? पैसे को इन्वेस्ट करोगे ना कहीं करोगे, अपनी सुविधाओं को बढ़ाओगे और बहुत सारी चीजों के लिए आप इसको इन्वेस्ट करोगे ना। तो ठीक है, यही हुआ। ब्रिटिश कालीन भौतिक साधनों की वृद्धि में रेलवे प्रणाली के विकास को सबसे ज्यादा माना गया। मतलब कहने की बात यह है कि रेलवे के विकास ने ब्रिटिश जो भौतिक साधन है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? रेलवे ने। अच्छा, कैसे हुआ रेलवे और क्या हुआ? तो यार रेलवे मतलब ऐसे तो चलता नहीं है। रेलवे के लिए इंजन चाहिए होता है। और बहुत पहले आप कहोगे कि यार पहले क्यों नहीं हो गया रेलवे का विकास? तो भाप का इंजन जब डेवलप हुआ, किसका इंजन? भाप का इंजन। भाप का इंजन बनने से बहुत सारे चेंजेस आना चालू हुए, क्योंकि ये भाप का इंजन बहुत सारी चीजों में काम आने लगा। इससे एक प्रकार का जनरेटर, मोटर शाफ्ट बनना चालू हुआ, जिसने मशीनीकरण की व्यवस्था को तेज किया। और इसी के तहत जहाज बनने लग गए। जहाज के साथ कौन से जहाज? पानी वाले जहाज, मशीनों वाले। और फिर इसी चीज का प्रयोग कहाँ किया गया? भट्टियों के लिए भी किया गया, प्रेस के लिए भी किया गया, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे काम हुआ। तो इसी श्रृंखला में आगे रेलवे के लिए भी भाई हमें एक शक्तिशाली इंजन की जरूरत है। भाप के इंजन में कुछ पावर हॉर्सेस बढ़ा है इनने, है ना, शक्ति बढ़ाई। और उसके साथ ही यहाँ पे धीरे धीरे रेलवे का विकास चालू हुआ। कहाँ हुआ? ये यूरोप में ही स्टार्ट हो जाता है और इसका आगे फिर भारतीयकरण किया जाता है। सो भौतिक साधनों की वृद्धि में रेलवे प्रणाली ने विकास जो है और तेजी से बढ़ा दिया। कैसे हुआ? भारत में सबसे पहले रेल निर्माण की अगर बात करी जाए तो इसका सुझाव 1831-32 में। कब? 1831-32 में, जब विलियम बेंटिक, आपने नाम सुना होगा, भारत में हुआ कर रहे थे गवर्नर जनरल। सो विलियम बेंटिक के काल में इसको सुझाव के रूप में रेल निर्माण की बात करी गई। और इसमें बताया गया कि कावेरी पट्टनम साउथ में है ना, कावेरी पट्टनम से करूर तक, मद्रास में बेंगलुरु तक, मतलब मद्रास से बेंगलुरु, कावेरी पट्टनम से करूर, ये लाइनें बिछा दी जाए। अब कहां है? ये साउथ की बात चल रही है। सो वहां पे हमें क्या करना है? देखो यार, अंग्रेजों ने क्या किया था कि जो हमारे जो क्षेत्र हैं, कौन से क्षेत्र हैं? एक प्रकार से जो समुद्र के पास वाले क्षेत्र हैं, जिनको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। कोस्टल यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र का किनारे वाले जो भाग हैं, घाट वाले भाग हैं। सो वहां से तो बहुत सारी चीजों को निष्कासन इन्होंने कर लिया था और बंदरगाह के माध्यम से जहाजों के थ्रू कहाँ पहुंच जाते थे? ब्रिटेन में ये संसाधनों को ले जा रहे थे। अब धीरे धीरे ये जो हमारे संसाधन हो रहे थे वो खत्म होने लग गए। तो जो भारतीय अंदरूनी प्रदेश है, मतलब अंदर की तरफ, आंतरिक जगहों पर जो संसाधन मौजूद है भारत में, उनको भी तो निकालना है और उनको भी तो विदेश में या ब्रिटेन में लेके जाना है। सो इसके लिए क्या है? परिवहन एक बहुत बड़ी समस्या हुआ कर रही थी उस समय तक, क्योंकि परिवहन का विकास बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हुआ था। सो इनने कहा कि यार देखो, सबसे ज्यादा जलयान जो होते हैं, मतलब जो हमारे यहाँ जल संसाधन है या जल मार्ग है, जल मार्ग से ही सबसे सस्ता क्या होता है? परिवहन होता है। तो जल संसाधन के बाद अब आपको क्या करने का? इंटरनली थोड़ा सा हमें कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, परिवहन को बढ़ाना है। सो रेलवे का विकास यहाँ इन्हें जरूरी समझ में आया कि अंदरूनी क्षेत्र में, भारतीय अंदरूनी क्षेत्रों से संसाधनों को हमें क्या करना है? निकालना है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा प्लान था अंग्रेजों का, जिसका इन्होंने डेवलप करना, इस प्लान को शुरू कर दिया। तो 1831 में रेल निर्माण की बात शुरू हुई। कैसे हुई? कि कावेरी पट्टनम से करूर तक एक रेल लाइन बिछा दी जाए और मद्रास से बेंगलुरु तक एक लाइन बिछा दी जाए। इस चीज पे चर्चाएं चल रही थी। ठीक है, आगे क्या हुआ कि 1836 में एपी कॉटन,
एपी कॉटन ये व्यक्ति विशेष हैं, इन्होंने मद्रास से बंबई तक रेलवे लाइन बिछाने का सुझाव रख दिया। अभी 31 से 32 में क्या चल रहा है, दो जगह की बात चल रही है, एक तो कावेरीपट्टनम से करूर, दूसरा मद्रास से बेंगलुरु। ठीक है, अब मद्रास से बेंगलुरु के बाद मद्रास से बंबई, क्योंकि यार 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र हैं आपके, बंगाल, मद्रास और बंबई। सो इन तीनों की कनेक्टिविटी हमें पहले करना होगा। सो पहले तो मद्रास वाली कनेक्टिविटी करो, फिर मद्रास से बंबई की कनेक्टिविटी करो। सो 1836 में ये सुझाव रखा गया। इसके बाद बढ़ के 1843 के आसपास, उस समय लॉर्ड हार्डिंग हुआ कर रहे थे। सो लॉर्ड हार्डिंग ने एक विज्ञप्ति में क्या बोला कि भैया पंजाब, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम, क्योंकि उस समय क्या है ना कि माहौल क्या चल रहा था आपका कि अफगानिस्तान से युद्ध हो रहा था, है ना, और वो सिख साम्राज्य जो है स्टैब्लिश हो चुका था और बहुत ही मजबूत हो गया था, लेकिन यहाँ पे अब उसको मिलाने की योजनाएं चलने लग गई थी। सो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी रेल लाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे का विकास यहाँ पे होना चाहिए। तो ये तीन यहाँ पे क्या हो गए, सुझाव पेश कर दिए गए लोगों के द्वारा समय के साथ 1831, 1836, 1843। ठीक है, आगे जाएं तो 1844 में पहली बार क्या हो गया कि भाप की गाड़ी बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया, क्योंकि भाप का इंजन बन गया था तो भाप गाड़ी बनाने का प्रस्ताव रख दिया गया। और ऐसा कहा गया कि इंग्लैंड में जो मम है वहां से एक निश्चित आय का हमें आश्वासन दिया जाए तो भारत में हम क्या कर सकते हैं, रेलों का निर्माण कर सकते हैं। यहां पे एक प्रॉपर हमारे पास क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता रहता है तो इस पे हम क्या कर सकते हैं, रेलवे के विकास के बारे में सोच सकते हैं। तो अब यहां 1844 तक ये बात धीरे धीरे बढ़ने लग गई। भारत सरकार ने अंग्रेज कंपनियों को क्या किया, अब बुलाना पड़ेगा ना, तो अंग्रेज कंपनियों को रेलवे निर्माण के लिए 5% लाभ की गारंटी दी कि भैया आपको 5% का लाभ होगा, जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका 5% का लाभ आपको मिलेगा। और सरकार ने कंपनियों को एक और गारंटी प्रदान करी कि उनके द्वारा जो भी पूंजी क्या की जाएगी, इन्वेस्ट की जाएगी, निवेश की जाएगी, उस पर लाभ 5% से कम होगा और शेष राशि 5% से जितनी कम होगी, मान लो देखो टोटल तो इन्हें बात कर दी कि हम 5% का मुनाफा आपको देंगे। अब मान लो अगर वो लाभ कम हुआ आपका 5% से, तो जो भी राशि 5% में कम हो रही होगी वो कौन देगी, सरकार देगी। तो अब यहां पे बात वही हो गई ना कि आपने क्या है कि यहां पे आश्वासन दे दिया कि भैया अगर आप निर्माण करते हैं भारत में रेलवे का, तो ये हमारी गारंटी है कि हम एटलीस्ट 5% का लाभ देंगे, और अगर 5% से ज्यादा हुआ तो आधा आधा कर लेंगे, 5 से ज्यादा वाला आधा आधा कर लेंगे, है ना। तो लाभ में सरकार की भागीदारी हुआ करती थी, अर्थात कंपनी का लाभ अगर 5% से ज्यादा रहा, मिनिमम तो 5 देंगे ही, अगर ज्यादा रहा तो आधा किसका होगा, आधा सरकार का होगा और आधा आप रख सकते हो, कंपनी जो रेलवे निर्माण में सहयोग करेगी, निवेश करेगी वो। तो अंग्रेजों को फायदा ये है ना, क्या कहां दिक्कत है, 5% का मुनाफा कहीं से खराब नहीं है। सो इसी चीज में आगे 1849 से 67, 1849 से 67 के बीच में भारत में रेलवे लाइन बड़ी तेजी से बिछाई जाने लग गई, किसके द्वारा, निजी कंपनियों के द्वारा। और ये निजी कंपनियां कौन है, भारतीय तो है नहीं भाई, इनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो विदेशी कंपनियां हैं, अंग्रेजी कंपनियां हैं जिनने रेलवे लाइन को मजबूती दी, विकास चालू कर दिया। और आपने सुना होगा 1853 में अप्रैल में पहली रेल लाइन भारत में चली, रेल चली, कौन सी चली, मुंबई से, बंबई है एक्चुअली वो, मुंबई तो हम आज बोल रहे हैं। सो मुंबई से थाने, कहां, थाने के बीच में पहली रेल चलाई गई, है ना। इस काल में लगभग 8 कंपनियां, विदेशी कंपनियां हुआ जा रही थी जिनको ठेके दिए गए रेल निर्माण करने के लिए। और इन 20 वर्ष के काल में, कौन सा 20 वर्ष, ये लगभग 20 वर्ष का काल है, इसमें इन लोगों ने 4287 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछा दी, 4287 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछा दी। और इस काल में लगभग 17 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हो जाता है। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मुनाफा नहीं हो रहा था तो वो देना पड़ रहा था, किसको, कंपनी को देना पड़ रहा था, तो इनको घाटा हुआ। लेकिन 1869 में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य सरकार ने क्या करा, अब निजी, घाटा हो रहा है तो क्या करोगे, तो निजी कंपनियों को अब देना बंद करना पड़ेगा। और सरकार ने क्या करा, इस चीज को, रेलवे लाइन बिछाने का काम अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार से 1869 से 80 तक 11 सालों का समय है, भारत सरकार के द्वारा
ही रेलवे का निर्माण किया गया, रेल लाइन को बिछाया गया। कब तक? 1880 में। अब भैया 1880 के आदमी 1880 तक थोड़ी बहुत मात्रा में, अच्छी पर्याप्त मात्रा में रेल लाइन बिछ चुकी थी। सो इसके बाद रेलवे लाइन के निर्माण में सरकार और निजी कंपनी, अब ये पीपीपी मॉडल हो गया है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला काम हो गया। सो 1880 के बाद सरकार भी समझ गई कि थोड़ा सा क्या करेंगे, हम प्राइवेट कंपनी को भी इसमें काम देंगे तो जल्दी होगा, सरकारी काम धीमा हो जाता है ना। सो इन दोनों की भागीदारी से काम चलता रहा। रेलवे प्रशासन को और तेजी से या गतिशील बनाने के लिए 1905 में क्या किया गया? रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। ये पूछ लिया जाता है रेलवे के एग्जाम्स में कि रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया। सो 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। 1919 में रेलवे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकवर्थ कमीशन। कौन सा? एकवर्थ कमीशन की रिपोर्ट से बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं भैया, है ना। सो एकवर्थ कमीशन का गठन किया गया जिसने 5 वर्षों में 1919 से 1924 में 150 करोड़ रुपए क्या है रेलवे में खर्च करने की बात कही। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1925 में EIRC, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी, और GIP, है ना, GIP के हाथों से रेल व्यवस्था को छीन लिया गया और ये व्यवस्था कहां पहुंच गई? सरकार ने अपने हाथों में ले ली रेलवे का पूरा काम। तो 1924-25 से फिर रेलवे सरकार के पास ही। 1925 में रेलवे के लिए बजट, यही तो एकवर्थ कमीशन की रिपोर्ट पे हुआ था, रेल बजट को अलग कर दिया गया आम बजट से। अब तो खैर फिर से इसको सम्मिलित कर दिया गया, तो पूछ लिया जाता है ये, है ना। सो रेलवे का जो बजट है, रेल बजट, वो अलग किस कमेटी की सिफारिश पे किया गया? एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पे इसको अलग कर दिया गया था 1925 से। लॉर्ड गर्जन 1900 के समय भारत में थे और इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1901 में आए थे, है ना। सो बंगाल का विभाजन इन्होंने कराया था। अब ये थोड़े समझदार व्यक्ति ज्यादा ही थे, है ना। सो लॉर्ड गर्जन के समय सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है और रेलवे के निर्माण में ब्रिटिशर्स जो है आरंभिक प्रशासनिक और सैनिक लाभों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए रेलवे का निर्माण किया था। क्या? कि भैया प्रशासनिक और सैनिक, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो तुरंत सेना कहां पहुंच जाए? उस जगह पे विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है। सो ये एक मुख्य कारण था। दूसरा उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश उद्योग है, उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो प्राप्त करना और उनके उत्पादन होने के बाद जो उत्पाद तैयार होगा, सो उस उत्पाद के लिए बाजार तैयार करना रेलवे का प्रमुख काम। खुद का ही फायदा देख रहे हैं अंग्रेज, लेकिन इससे भारतीयों को क्या फायदा हुआ इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है। भारतीय साम्राज्य के हर क्षेत्र में सेना का विस्तार करना और देश के प्रमुख जो नगर हैं और जो बंदरगाह हैं उनको कनेक्ट करना, ताकि उस उत्पादन क्षेत्र से उनको जोड़ा जा सके और बहुत तेजी से मार्केट को डेवलप किया जा सके, बाजार को बनाया जा सके। सो ये प्रमुख क्या है अंग्रेजों के उद्देश्य हुआ कर रहे थे रेलवे को डेवलप करने के। प्रभावों की अगर बात करें, रेलवे लाइन के प्रभाव क्या क्या हुए? सो भारत के आंतरिक बाजार, आंतरिक समझ गए ना, ये भारत है हमारा छोटा सा। अभी तो भैया आप क्या कर रहे हैं किनारे किनारे वाले क्षेत्रों पे, अब अंदरूनी क्षेत्रों में अभी क्या कर रहे हैं? आंतरिक क्षेत्रों में बाजार गांव तक हमें क्या करना है? अंग्रेजी माल जो है वो गांव तक फैलाना है, पहुंचाना है ना। सो उसके लिए आंतरिक बाजारों में संपर्क बढ़ा और विदेशी बाजार से लोग बाग जुड़ गए। इस तरह अनेक बाजार वाला देश भारत अब क्या हो गया? एक राष्ट्र के रूप में परिणत हो गया। भैया ये कनेक्टिविटी ने भारत के लोगों को भी तो एक करा। ये बहुत बड़ा फायदा है। हम बाकी के अंग्रेजों के फायदों को छोड़ देते हैं। इससे क्यों छोड़ देते हैं? कि हमें जो फायदा हुआ, हमें वही फायदा हुआ कि हमने बाकी सारे, अंग्रेज के फायदे थे वो तो अलग है, भारतीयों को जो फायदा हो गया कि वो कनेक्टिविटी बढ़ी, लोगों में एकता की बातें आई, जब सब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने लगे सारी चीजें, तो हमें भी तो फायदा हुआ एकता बनाने में, किसी भी प्रकार के फैसले लेने में, उस पर काम करने में भारतीयों को बहुत फायदा हुआ। इसने आजादी की लड़ाई में बहुत सहयोग करा है रेलवे ने। क्यों करा है? क्योंकि एकता ही अगर ना हो पाती, अंदरूनी जगहों पे कनेक्टिविटी अंग्रेज अगर ना फैलाते, तो वो जो लोग मजबूती से लड़े हैं आजादी के लिए, वो एकजुट नहीं हो पाते, और एकजुट नहीं हो पाते तो आजादी मिलती जरूर, थोड़ा और समय लग सकता था। सो अच्छी चीज है भारतीयों के लिए ये। ठीक है। सो भारत एक राष्ट्र के रूप में परिणत यहां हो जाए। आंतरिक
और विदेशी, ये दोनों व्यापार जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, इससे क्या हुआ, इससे घाटा भारत को ये हुआ कि जब व्यापार बढ़ा तो व्यापार का पैसा जा कहां रहा है, वो तो अंग्रेजों के पास ही जा रहा है ना। तो जो पैसा है वो निष्कासन हो गया, धन का निष्कासन इससे बढ़ेगा। क्या है धन का निष्कासन, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले, डोंट वरी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाली चीज है, तो हमें आपको पता ही रखना है। इस प्रकार रेलवे निर्माण का आर्थिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से मिश्रित प्रभाव हो रहा। मिश्रित प्रभाव मतलब दोनों प्रकार से, भारतीयों का भी इसमें कुछ फायदा तो हुआ है ना, एकता में वृद्धि हुई, लेकिन अंग्रेजों का मुनाफा उस समय ज्यादा हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो है उसने तेज गति पकड़ ली, साथ ही साथ जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, ये सारी चीजों को यहां पे क्या किया गया, हतोत्साहित किया गया रेलवे के कारण। क्योंकि अब जब सब आने जाने लग गए, सारी चीजें होने लग गई, सो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाता है। तो भैया यही सारी चीजें हैं जिस पे हमें यहाँ रेलवे के विकास ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया हमने इसके बारे में। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे धन के निष्कासन की बात अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।